अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट डे है जो कि बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास भी आप कह सकते हैं उसको, या सेल्स टैक्स की बेसिक्स की भी क्लास आप उसको कह सकते हैं, जिसमें हम बेसिक चीज़ें जो सेल्स टैक्स से पर्टेन करती है वो हम डिस्कस करेंगे। इस तरह की डिफरेंट डिफिनीशंस वगैरह होगी, और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जिस तरह कौन सा एक्ट सेल्स टैक्स को डील कर रहा होता है, कौन सी लॉ उसको डील कर रही है, वो हम उसको जो है ना नो हाउ उसकी लेंगे इस लेक्चर में। और कुछ नोट्स वगैरह भी है जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी देनी है और कुछ चीज़ें भी आप लोगों को समझानी है। लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम बाबर अली ख़ान है और मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, जो कि अभी वन ऑफ द टॉप फर्म ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। मेरा 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और इन चीज़ों को डील करने में, मुख्तलिफ लिटिगेशंस वगैरह भी। और ये कोर्स जो है वो मेनली फोकस्ड है सेल्स टैक्स पे, जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो सेल्स टैक्स से पर्टेन करती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है हमारे पास है कौन सी लॉ इसको डील कर रही है। और ये एक इनकम टैक्स से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है सेल्स टैक्स का, क्योंकि इसको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डील कर रही होती हैं। तो वो भी हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इसको डील कर रही है, कौन से प्रोविंशियल जो है ना वो लॉ वगैरह इसको डील कर रही हैं, फेडरल की कौन सी लॉ इसको डील कर रही है। तो सारी चीज़ें हम बेसिकली जो है ना वो इसी लेक्चर में उसके बेसिक्स जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो इसकी डिटेल्स वगैरह है वो हम आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह फर्दर 1 बाई 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में जो बेसिकली है वो सारी चीज़ें बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम थ्योरी वगैरह समझेंगे, कौन सा सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, सेल्स टैक्स में किस बंदे को रजिस्टर होना है, किस ने कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी है, अगर कोई रेट लगना है वो कौन सा वाला लगना है, कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट है, कौन सी ज़ीरो रेटेड है, कौन सी चीज़ लग रही है उसको, वो सारी हम इस कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना वो कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो कॉल देता हूँ, जिसमें सबसे पहले जो है ना वो हम समझते हैं कि सेल्स टैक्स होता क्या चीज़ है। तो सेल्स टैक्स को अगर आप लोगों ने समझना है सिंपल अल्फाज में, तो यही है कि मतलब एक बंदा सेल कर रहा है तो उसी पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो है सेल्स टैक्स। अब कौन बंदा सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, ये भी लॉ ने हमें बताया हुआ है। उसके लिए सेल्स हैं, अगले वाले के लिए वो परचेजेस बन जाती हैं। तो बेसिकली 2 ही बंदे होते हैं, एक सेलर होता है और एक जो है ना वो परचेज कर रहा होता है उन गुड्स को। तो सेलर की ज़िम्मेदारी होती है उस पर टैक्स चार्ज करना, जो कि रेट बताया हुआ है लॉ ने। ये गुड्स के हिसाब से और सर्विसेज के हिसाब से ये रेट जो है ना वो चेंज हो सकता है। ये ज़ीरो भी हो सकता है, एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, रिड्यूस रेट भी हो सकता है, जो कि काफ़ी जो है ना उसमें गुड्स वगैरह आ जाती है। वो इंशाल्लाह आगे हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो एग्जाम्प्ट सप्लाईज़ में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़ीरो रेटेड आती हैं, कौन सी चीज़ें जो है ना वो उस पर आम एक ही रेट जो है ना वो लग रहा होता है। तो जब बंदा कोई सेल कर रहा होता है तो वो एक की सेल होती है और दूसरे की परचेजेज होती हैं। तो सेलर की ज़िम्मेदारी यही है कि वो जो भी सेल कर रहा है उस पर जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करेगा। किससे टैक्स कलेक्ट करेगा? उस बंदे से टैक्स कलेक्ट करेगा जो कि वो गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहा है। अब आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे गुड्स की डिफिनीशन क्या है, सर्विसेज की डिफिनीशन क्या है, गुड्स को कौन सी चीज़ें डील कर रही हैं, कौन सा लॉ इसको डील कर रहे हैं, सर्विसेज को कौन सी चीज़ें जो है ना वो कौन से प्रोविंसेस जो है ना वो सारी जो है ना वो लॉ कौन सा लग रहा है, उस पर रेट्स कितने हैं, डिफरेंट प्रोविंशियल जो है ना वो एक्ट्स वगैरह में हम देखेंगे। तो इसको हम डिटेल में जो है ना फर्दर आगे लेक्चर्स में सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक बेसिक लेक्चर है सेल्स टैक्स की, इसमें सारी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई सेल्स की बात। अब सेल्स टैक्स वालों की नज़र में किस चीज़ को कहते हैं, तो उसकी भी जो है ना मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में ये बता देता हूँ कि सेल्स होती क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है सेल्स किस चीज़ को कहते हैं। तो सेल्स को आप लोगों ने जो है ना वो इस तरह लेके चलना है कि एक बंदे ने कोई चीज़ बेची किसी और को, तो वो टैक्स वालों की नज़र में चार्जेबल होगी या नहीं होगी वो भी आगे चलकर हम बताएंगे। लेकिन सेल्स टैक्स जो उस पर लग रहा है उसको आपने कंजम्पशन टैक्स लेके चलना है। पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है सेल्स टैक्स का, वो वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना वो यही वाला सिस्टम चल रहा है, जिसको आप कंजम्पशन टैक्स भी कह सकते हैं। अब इसको मैं फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, कंजम्पशन टैक्स जो है ना वो किस चीज़ को कहते हैं। कंजम्पशन टैक्स इसी को कहते हैं
जो बंदा जितना उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है वो उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगा रहा होगा। तो पाकिस्तान में जो है ना वो दो किस्म के टैक्सेस मैं आप लोगों को अगर बता दूं ब्रॉडली, तो वो दो किस्म के टैक्सेस हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी इनकम पे लग रहा होता है, तो वो इनकम टैक्स आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसमें सेल्स टैक्स आ जाता है आपके पास। तो सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब आपका जो इनकम बन रही है या कोई चीज़ आपने ख़रीदी हुई है उस पर आप डायरेक्टली हुकूमत को नहीं पे कर रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली आप सप्लायर को पे करते हैं। जिस बंदे ने आपको वो चीज़ बेची हुई है वो आगे FBR को या जो भी उसकी रेवेन्यू अथॉरिटी है उसी को आगे पे कर रहा होता है। तो सेल्स टैक्स की और भी चीज़ है कि इट्स एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू बाय। आप एज अ कस्टमर जो चीज़ बाय कर रहे हैं ये उसी के प्राइस के साथ ऐड होके आप लोगों ने आगे पे करना है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को सिंपल से यही दे देता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ जो है ना वो ख़रीदी है 100 रुपये की, मिसाल के तौर पर आपने एक शैम्पू की बोतल ख़रीदी हुई है 100 रुपीज़ की, उसका जो सेल्स टैक्स रेट है 18%। अब ये रेट सही है या मैं वैसे एग्जांपल के लिए मैं 18% ले रहा हूँ। आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आएंगी जिस पे ज़ीरो रेट लग रहा होगा, जिस पे रिड्यूस रेट लग रहा होगा। मतलब अब सब चीज़ों के लिए अगर 18% है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिस पे 18 से नीचे भी रेट लग रहा होगा, और कुछ सिनेरियोज़ ऐसे भी होंगे जिस पे 18% से भी ज़्यादा टैक्स लग रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल के पर्पज़ के लिए मैं 18% रेट ले लेता हूँ। 100 रुपीज़ की हमने बोतल बाई की, उस पे हमें टैक्स लगा 18%। तो जो प्राइस थी उसकी होती 100 और सेल्स टैक्स जो उस पे लगा 18% के हिसाब से वो बना 18 रुपये का। तो जो हमने आगे बंदे को जिसने हमें ये चीज़ बेची है उसको हमने 118 रुपये मतलब 118 रुपये हमने उसको पे किए। तो 18 रुपये टैक्स के थे, 100 जो है ना वो उस चीज़ की कीमत थी। तो जो 18 रुपये हमने पे किए हैं ये है टैक्स। टैक्स हमारा किसने किया है? बिज़नेस ने कलेक्ट कर दिया टैक्स हमसे। हम कस्टमर हैं, हमसे बिज़नेस ने टैक्स कलेक्ट किया और वो आगे जो है ना वो पेज इट टू द गवर्नमेंट, जो कि FBR हो सकता है, SRB हो सकती है, KPRA हो सकते हैं। मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन के वाइज जो है ना वो सारी चीज़ें चल रही होती है। तो हम फ़िलहाल अभी गुड्स की बात कर रहे हैं, तो गुड्स में FBR को ही आगे वो पे कर रहा होता है। अब आगे चलते हैं। अब जो उसने हमसे जो है ना वो 100 रुपये अपने पास उसने रख ली, 18 जो है ना आगे हुकूमत को पे कर दिए। तो बेसिकली जो यहाँ पे सेल्स टैक्स में कॉन्सेप्ट है वो फाइनल जो कस्टमर आ रहा है टैक्स उसी ने ही सारा कुछ पे करना होता है। अब नीचे मैंने एक वैल्यू एडेड टैक्स की भी जो है ना आपको डिटेल बताई हुई है, नीचे बेसिक्स आपके साथ जो है ना वो डिस्कस की हुई है, वो नीचे हम उसको डिस्कस करते हैं किस तरह से ये वैल्यू एडेड पे जो है ना वो टैक्स लग रहा होता है। तो नीचे मैंने एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को बताया हुआ है, तो वो डिस्कस करते हैं। अब ये काम किस तरह कर रहा है वैल्यू एडेड टैक्स, वो नीचे मैंने आप लोगों को ये अभी बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान वर्क्स ऑन अ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। वेट जिसे कहते हैं, इसी सिस्टम पे पाकिस्तान का सेल्स टैक्स जो है वो वर्क कर रहा है। तो अभी जो है ना ये सुनने में जो है ना वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है ये चीज़ें, मतलब वेट कैसे कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कैसे कहते हैं, लेकिन जो है ना वो ये सिस्टम असल में जो बनाया हुआ है, ये अगर एक बंदा कोई चीज़ सेल कर रहा है उस पर इस तरह ना हो कि उससे जो है ना वो 18% से ज़्यादा ही टैक्स उससे कट जाए। तो ये ज़्यादा टैक्स ना कटे उससे, इस वजह से ये वाला सिस्टम जो है पाकिस्तान में चल रहा है ताकि आगे कस्टमर पे बर्डन ना आ जाए। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि टैक्स ऑन टैक्स ना लगे। तो अभी आगे जाकर जो है ना वो डिस्कस करते हैं ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। आगे जो है ना आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा इसका कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। तो वैल्यू एडेड टैक्स का हम गोल की भी बात करते हैं, उसके बाद एग्जांपल पे आते हैं। तो वेट सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि टैक्स कलेक्ट हो हर एक स्टेज ऑफ सप्लाई चेन पे। सप्लाई चेन किसे कहते हैं? अब हमारे पास बंदा है, उसका नाम है A, दूसरा बंदा B और C। A ने B को कोई चीज़ बेची और B ने आगे C को बेची, तो ये तीनों सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए। इसने इसको सप्लाई की, B ने C को सप्लाई की, तो तीन बंदे इस सप्लाई चेन में आ गए। अब इस तरह ना हो कि इसने भी B को टैक्स चार्ज किया हो और B वही वाला टैक्स जो है ना वो C को चार्ज करे,
तो ये टैक्स ऑन टैक्स जो है ना वो आगे ना बने, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स वाला सिस्टम जो है ना वो ये इम्प्लीमेंट किया गया है पाकिस्तान में। तो हर एक स्टेज पे जो है ना वो सप्लाई चेन के टैक्स कलेक्ट हो रहा होता है, लेकिन टैक्स जो है ना वो पूरा का पूरा नहीं कलेक्ट हो रहा। जितना आगे वाले बंदे ने उसमें वैल्यू ऐड की हुई है उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा होता है। अब आगे एग्जांपल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिजनेस ओनली पे टैक्स ऑन दी वैल्यू एडेड एट देयर स्टेज। जो बंदा वो चीज़ ले रहा है उसी हिसाब से टैक्स कटेगा जितनी उसने उसमें वैल्यू एडिशन की हुई है। अब वैल्यू एडिशन क्या कहते हैं, नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन की। अब मिसाल के तौर पे होल सेलर्स की परचेजेस थी 10,000 रुपये की, उसने 10,000 रुपये की कोई चीज़ परचेज़ की। मिसाल के तौर पर उसने कोई रॉ मटेरियल लिया या कोई ऐसी गुड्स ली या कोई भी चीज़ उसने खरीदी 10,000 रुपये की। उस 10,000 रुपये पे 18% के हिसाब से 1,800 रुपये उसका टैक्स बना, सेल्स टैक्स। तो वो उसका है इनपुट टैक्स पेड। इनपुट टैक्स पेड क्या, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं, इसकी नीचे मैंने डिफिनीशन जो है ना वो आप लोगों को बताई हुई है। एंड पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ना वो लिंक करके भी बता दूंगा क्लास में, इसी क्लास में, कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो हमने एक्सप्लेन की है इनका मतलब क्या आता है, एक दफ़ा और समराइज फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स हम बाद में जो है ना वो इसके बाद डिफिनीशन में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये तो हो गई इसकी परचेजेस, मतलब इसने एक चीज़ ली 10,000 की, उस पे इसने टैक्स आगे बंदे को जिससे इस बंदे ने लिए हुए, मिसाल के तौर पर ए से लिए हुए इसने 10,000 रुपये के, तो इसकी सेल्स हो गई ए की और होल सेलर की हो गई परचेजेस। फिर इसी सेम होल सेलर ने आगे किसी बंदे को सेल की, मतलब आप उसके पास गए, आपने उससे एक चीज़ ख़रीदी तो उसने आपको बेची 12,000 रुपये की। अब 2,000 रुपये इसने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो ये जो 2,000 रुपये इस 10,000 से इसने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, ये वो वाली अमाउंट है जो कि इस होल सेलर ने उसमें वैल्यू ऐड कर दी। उसकी वैल्यू थी 10,000, इसने वैल्यू ऐड की 2,000 रुपये की, क्योंकि ये आगे 12,000 का बेच रहे हैं। तो 12,000 का बेच रहे हैं, 10,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। तो अब इस तरह तो नहीं है कि 12,000 पे दोबारा से ये जो है ना 18% ही पे करे, इस तरह तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो टैक्स ऑन टैक्स बन जाएगा। तो ये जो है ना वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाएगी, एंड कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा जो है ना ये अमाउंट हो जाएगा, जिसको वही जो एंड वाला बर्डन है वो एंड कंज्यूमर पे ही आ रहा होता है। तो उसके लिए जो है ना ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा और कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे 12,000 रुपये इसने जो है ना वो इस 12,000 पे सेल कर दिया। 12,000 पे 18% के हिसाब से जो टैक्स अमाउंट बन रही है वो बन रही है 2,160 रुपये की। अब ये तो हो गई अमाउंट, 1,800 इसने आगे वाले बंदे को पे किया 10,000 के साथ, और वो चीज़ 12,000 में बेची, और इतनी अमाउंट 12,000 के हिसाब से इसने आगे वाले बंदे से चार्ज कर लिया। अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स कैलकुलेशन किस तरह होती है, द होल सेलर मस्ट पे द गवर्नमेंट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स दे कलेक्टेड एंड द टैक्स दे पेड। अब कलेक्टेड कौन सा वाला टैक्स था, कलेक्ट जो इसने किया है वो किया है इसने 2,160 रुपये का, ये वाली अमाउंट इसने कलेक्ट की है, जो कि ये आगे जो है ना वो गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, नेट टैक्स पेएबल कितना बनेगा इसका। अब ये जब एंड महीने के एंड पे जाके बैठेगा तो ये चीज़ें यही देखेगा कि इस महीने में मैंने चीज़ें कितनी सेल की हुई है और कितनी चीज़ें मैंने परचेज़ की हुई है। तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये बैठेगा। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन बनेगी आउटपुट टैक्स कलेक्टेड माइनस इनपुट टैक्स क्लेमेबल। आउटपुट और इनपुट की मैं आप लोगों को डिफिनीशन नीचे दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आउटपुट था, मतलब जो सेल्स किए इसने, सेल्स पे इसने टैक्स कलेक्ट किया है इतना, और जो इसने परचेजेस की है जो कि इनपुट टैक्स है इसके लिए क्लेमेबल वो 1,800 रुपये है। तो जो इसकी नेट लाइबिलिटी बनेगी, तो इसने जितनी वैल्यू ऐड की है उसी हिसाब से इस पे जो है ना वो टैक्स बनेगा, जो कि ये आगे फिर FBR को सबमिट करवाएगा, पे करेगा। तो 2160 इसने चार्ज किया है कस्टमर से, इसने जिस बंदे से ख़रीदी हुई ये चीज़ उससे इसने 1,800 रुपये जो है ना वो पे किए हुए हैं। तो नेट जो इसकी लाइबिलिटी बनेगी वो 360 बन रही है। अब द होल सेलर ओनली रिमिट्स PKR 360। तो अब ये होल सेलर जिसने ये सेल की हुई है, एंड पे उसकी लाइबिलिटी बनेगी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो कि बचेगी पेएबल बचेगी
FBR को जो ये पे करेगा वो 360 होगी, विच इज़ 18% ऑफ द PKR 2000 वैल्यू दे एडिड टू द प्रोडक्ट। तो ये मैंने वही बात की आपसे कि जो जितनी इसने वैल्यू ऐड की हुई है उसी वैल्यू के हिसाब से इसने जो है ना वो आगे FBR को टैक्स पे करना है। अब इसने वैल्यू कितनी ऐड की थी, 10,000 की कोई चीज़ ली थी इसने और बेची है 12,000 की, तो इसने 2,000 की वैल्यू ऐड की है, उसी 2,000 पे जो है ये टैक्स आगे FBR को पे करेगा, ना कि 12,000 पे टैक्स पे करेगा। तो यही वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। अब नीचे मैं कुछ की डिफिनीशंस वगैरह आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि लॉ के हिसाब से ये चेंज हो सकती है, काफ़ी ब्रॉड डिफिनीशंस है लॉ में इसने जो दी हुई हैं, लेकिन ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। आगे मैं इसको लॉ से भी आप लोगों को चीज़ें ये सारी जो है ना वो दिखाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन की। अब एक बंदा टैक्स चार्ज कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन किस बंदे के लिए ज़रूरी है वो भी हमें लॉ ने बताया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर सेल्स टैक्स एक्ट जो कि सेल्स टैक्स को डील कर रहा है उसमें हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ये वो वाली लॉ है जो कि सेल्स टैक्स को डील कर रहा है, FBR वाली। इसके अलावा जो है ना सेल्स टैक्स दो चीज़ों पे लग रहा होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेल्स टैक्स जो लग रहा होता है वो दो चीज़ों पे लग रहे हैं, एक सर्विसेज पे लग रहा होता है और एक गुड्स पे लग रहा होता है। अब गुड्स की डिफिनीशन और सर्विसेज की डिफिनीशन ये मैं आप लोगों को जो है ना बता देता हूँ। गुड्स की जो डिफिनीशन है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। सेल्स टैक्स एक्ट आप लोगों ने किस तरह डाउनलोड करना है, आपने FBR वाली वेबसाइट पे आ जाना है www.fbr.gov.pk। इस पे आने के बाद आपने नीचे जो है ना वो आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एक्ट्स का, एक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। एक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, ऑर्डिनेंस भी है, रूल्स भी है इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के। तो यहाँ पे आपने आना है एक्ट्स में। एक्ट्स में आप लोगों को सेल्स टैक्स 1990 के नाम से फ़ाइल मिलेगी, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे पुराने भी पड़े हुए हैं। सेल्स टैक्स एक्ट सबसे ऊपर जो आ रहा होता है वो सबसे लेटेस्ट चल रहा होता है, तो उसी को हम खोल लेते हैं और इसी के डिफिनीशन जो है वो सेक्शन 2 में डिफिनीशंस बताई हुई है, सेक्शन 2 में आ जाते हैं। ये है सेक्शन जो कि डिफिनीशंस को डील कर रहा है। इसमें मुख्तलिफ आपको बताया हुआ है, एक्टिव टैक्स पेयर कौन होगा, इसके अलावा ट्राइब्यूनल किसे कहते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं सेल्स टैक्स में, उन सब की डिफिनीशंस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। कंपनी किसे कहते हैं टैक्स वालों की नज़र में, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा टैक्स पेयर का, सारी चीज़ें आप लोग लॉ से जो है ना यहाँ से एक्चुअल जो अपडेटेड चीज़ें चल रही है वो आप लोग लॉ से देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसीलिए लॉ से दिखा रहा हूँ चीज़ें, ताकि कभी कभार ऐसे होता है कि कोई अमेंडमेंट आ जाती है लॉ में, चीज़ चेंज हो जाती है, तो आप लोगों को अपडेटेड चीज़ जो है ना वो लॉ से ही देखेंगे। अब मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता देता हूँ तो वो फाइनल नहीं होगी, क्योंकि वो शायद आप जब ये लेक्चर देख रहे हो उस टाइम कोई अमेंडमेंट आई होगी उसमें, तो वो चेंज भी हो सकती है उस हिसाब से। तो अपडेटेड चीज़ जो भी हमेशा होगी वो आपको लॉ से देखनी होगी। मैं आप लोगों को सेक्शंस वगैरह सारी जो है ना वो इस तरह बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो अपडेटेड मिलेंगी। अब यहाँ पे आगे ही डिफिनीशन एग्जाम्प्ट सप्लाई की भी, फर्म्स की भी, गुड की भी। तो ये मैं गुड्स की बात कर रहा था आप लोगों से, तो जो गुड्स की डेफिनेशन है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गुड्स में एक लॉ की नज़र से इंक्लूड है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मिसाल के तौर पे एक चेयर है मेरे पास, या कोई और प्रोडक्ट है, शैम्पू वगैरह है, या कोई और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं गुड्स में, जो आप ग्रोसरी वगैरह लेते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज़। अब इसका क्या मतलब है, हर चीज़ जो कि मूवेबल है, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है उसकी, वो गुड्स में आएगी। लेकिन इन चीज़ों के अलावा जो यहाँ पे लॉ ने हमें बताई हुई है, स्टॉक्स है हमारे पास, मतलब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स ख़रीद रहे होते हैं, वो भी तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे
टैक्स वालों ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मतलब उसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है कि स्टॉक्स गुड्स में नहीं आएंगी, शेयर्स भी नहीं आएंगे, सिक्योरिटीज़ है आपके पास वो भी नहीं आएंगे, मनी, ये भी चीज़ें जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी में टैक्स वालों की नज़र से नहीं आती। इन सब के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो गुड्स होंगी, और गुड्स जो है ना वो डील होंगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे गुड्स जो है वो डील करेगा उसको FBR थ्रू सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज को डील करते हैं PRAs। अब PRAs क्या होता है? प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़। अब हर एक प्रोविंस में जहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ से वो सर्विस टर्मिनेट हुई, जहाँ से स्टार्ट हुआ, उस हिसाब से उस पर टैक्स लग रहा होता है। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा KP में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, KPK में, अगर वो गुड्स वहाँ पे सेल कर रहा है तो उसको डील करेगा FBR। लेकिन अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी को वेबसाइट बना के दे रहा है या कोई और कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें आ जाती हैं, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी प्रोविंस में, तो वही प्रोविंस वाला जो लॉ होगा उसी को वो डील कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा KP में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी जो अथॉरिटी होगी, प्रोविंशियल अथॉरिटी, वो है KPRA, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, और उनका अपना सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है जो कि इसको डील करेगा। इस पे जो रेट लग रहा होगा सर्विस पे, वो KP वाला होगा, जो कि 15% हो, 16% हो या रिड्यूस रेट हो, जो भी हो, वो उसी लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें उसी के हिसाब से जो है डील करनी होगी। और इसमें कॉम्प्लिकेशन सेल्स टैक्स में यही है कि इनकम टैक्स की एक ही रिटर्न होती है जो कि आप एनुअली फ़ाइल कर रहे होते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स में आप लोगों ने मंथली रिटर्न भी फाइल करनी होती है और एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है। एनुअल रिटर्न आपने जो है ना वो FBR की फ़ाइल करनी होती है, जो कि इसकी कंप्लायंसेस में आ जाती हैं, जिसको हम बाद में पोर्टल पे भी डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ सिनेरियोज जो है ना वो उसमें करेंगे। एनेक्जर्स जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें, किस तरह आपने सेल्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना है, किस तरह सबमिट करना है, ड्यू डेट्स क्या है उसकी, कौन सी चीज़ को किस तरह से डील करना है आप लोगों ने, कौन से एनेक्जर में कौन सी चीज़ जाएगी, कंप्लायंस डेट क्या होगी, पेमेंट कब होगी, कितनी होगी, इनवाइस लोड किस तरह होंगी, मतलब सारी चीज़ें जो पोर्टल से पर्टेन करती है वो भी हम एंड पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस कोर्स के। अभी तक जो है ना हम सिर्फ थ्योरी बेस्ड चलते हैं, ताकि सबसे पहले हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है सेल्स टैक्स रिलेटेड वो हमारे क्लियर हों। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी हमें वो चीज़ समझ आएगी जो कि हम उस चीज़ को आगे पोर्टल्स में देख रहे होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी हुई है, लॉ से देखी हुई है, इस वजह से हम पोर्टल में इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरी वाली चीज़ें ज़रूरी है ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता हो, सर्विसेज कैसे कहते हैं, गुड्स कैसे कहते हैं, कौन सा लॉ इसको डील कर रहा है, रेट कौन सा लग रहा है, इसमें एग्जेम्पशन कौन सी है, जीरो रेटेड कौन सी है, रिड्यूस रेट पे कौन सी जो है ना वो सप्लाईज हो रही हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये सारी चीज़ें, तभी आप लोग जो है ना वो एक अच्छी तरीके से रिटर्न प्रिपेयर कर सकेंगे और लॉ से देख के, अपडेटेड चीज़ें देख के उस रिटर्न में जो भी ट्रीटमेंट उसकी बनेगी वो आप उस तरह कर सकें। तो वापस आते हैं अपने नोट्स पे। तो ये तो थी रजिस्टर्ड पर्सन की, जो कि जो है ना वो मैं बता देता हूँ। पर्सन दैट इज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द FBR टू चार्ज, कलेक्ट एंड पे सेल्स टैक्स। अब ज़रूरी नहीं है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड हो, वो KP वाले रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ भी रजिस्टर हो सकता है, SRB के साथ भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा जुरिसडिक्शन है जो कि मैं आप लोगों को आगे जो है ना इसकी बारी बारी करके रेट्स भी बताऊंगा, इसके जो है वो नाम भी पूरे सारे जो है ना जो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को डील कर रही है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रजिस्टर्ड पर्सन वही है जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, वही बंदा आगे बंदे को टैक्स चार्ज कर सकता है और टैक्स चार्ज करके वो जो भी उसकी वैल्यू एडेड टैक्स बनेगी वो आगे FBR को पे करेगा। अब टैक्सेबल सप्लाई पे आ जाते हैं। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो चीज़ उसने सेल की, क्या वो टैक्सेबल थी भी टैक्स वालों की नज़र में या नहीं थी। तो टैक्सेबल सप्लाई जो है इसकी भी डिफिनीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एनी सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन पाकिस्तान दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट। एग्जेम्प्ट कौन सी है, जीरो रेटेड कौन सी है और टैक्सेबल कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो है जीरो रेटेड भी टैक्सेबल ही होती हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट होती हैं। तो जो एग्जेम्प्ट ना हो वो सारी टैक्सेबल होती हैं। अब रेट उस पर 0 भी लग सकता है, रेट उस पर 18 भी लग सकता है, 15 भी लग सकता है और रेट उस पर इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो रेट जो है वो हमें लॉ बताएगा कौन सी चीज़ पे कितना रेट हमने लगाना है और क्यों लगाना है, वो सारे हमने लॉ से जो है ना वो बारी बारी करके आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे।
अब आ जाते हैं इनपुट टैक्स पे, इनपुट और आउटपुट टैक्स। सबसे पहले आते हैं इनपुट टैक्स पे। इनपुट टैक्स वो वाला टैक्स है, द सेल्स टैक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज ऑन हिज इन ऑन इट्स ओन परचेजेस। अब एक बंदे ने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, जिस बंदे से उसने परचेज़ किया है उसने इससे सेल्स टैक्स चार्ज किया है और इसने इनवाइस पे करते हुए वो सेल्स टैक्स भी उसको पे कर दिया है। तो जो टैक्स इसने परचेजेस पे किया है सेलर को, वो इसका इनपुट टैक्स बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी इसने पे किया, वो इसका इनपुट टैक्स बन जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं आउटपुट टैक्स पे। आउटपुट टैक्स इसके लिए क्या है, द सेल्स टैक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन चार्जेस ऑन इट्स सेल। चार्ज कर रहा है, जो ये सेल कर रहा है आगे कस्टमर्स को, उसी सेल्स पे जो ये टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रहा है, ये इसका आउटपुट टैक्स होगा। मतलब इसका जो भी इसने चीज़ बेची हुई है आगे बंदे को और उस बंदे से इसने टैक्स लिया हुआ है उस इनवाइस में उस चीज़ की प्राइस के साथ, तो वो इसका आउटपुट टैक्स बन जाएगा। इनपुट टैक्स इसके परचेजेस पे लग रहा होगा, आउटपुट टैक्स इसके सेल्स पे लग रहा होगा। अब टैक्स इनवाइस क्या होगी, टैक्स इनवाइस जो है वो टैक्स वालों की नज़र से इनवाइस क्या है। इनवाइस तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं जो कि टैक्स वालों की नज़र में शायद वो इनवाइस ना माने उसको, तो इसकी भी कुछ शराइत होती हैं इनवाइस की, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लॉ से देख के, लॉ से मैं इस तरह चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको जो भी चीज़ देखनी हो वो आप रेलेवेंट सेक्शन में जाके देखें। कुछ ही सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट जिसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो चीज़ अगर आप वहाँ से देखेंगे तब आप लोगों को वो चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी। अब साल बाद एक चीज़ आप कर रहे हैं, 2 साल बाद कर रहे हैं, शायद वो चीज़ चेंज हो गई हो, कोई अमेंडमेंट आ गई होगी इसमें, तो वो अपडेटेड चीज़ आप लोगों ने किस तरह देखनी है वो सारे सेक्शंस में आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को गुड्स वाली डिफिनीशन बताई थी, तो गुड्स वाली डिफिनीशन में आप लोगों को जो है वो मैंने बताया था कि गुड्स जो है वो टैक्स वालों की नज़र से क्या है। अब ये डिफिनीशन चेंज भी हो सकती है, शायद इसमें से ये चीज़ें ख़त्म हो जाए या कोई और चीज़ नहीं आ जाए इसमें, तो वो चेंज भी हो सकती है। तो अपडेटेड डिफिनीशन के लिए आपने सेक्शन 2 में आना है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के, वहाँ से आप लोगों को डिफिनीशन मिल जाएगी कि गुड्स टैक्स वालों की नज़र में कौन सी चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले वाली चीज़ पे जो कि है टैक्सेबल सप्लाईज़। तो टैक्सेबल सप्लाई का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एग्जेम्प्ट ना हो तो वो टैक्सेबल सप्लाईज़ होंगी। इसके अलावा टैक्स इनवाइस का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी डिटेल हम अगले क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। कौन सी इनवाइस जो है टैक्स वालों की नज़र से एक टैक्स इनवाइस बन रही है, एक वैलिड टैक्स इनवाइस बन रही है, जिस पे आप लोगों को अगर कल को FBR पूछे तो आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैंने टैक्स इनवाइस जो ली है वो आपके रूल्स के हिसाब से है, और ये जो मैं इनपुट क्लेम कर रहा हूँ या जो मैं ये सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूँ ये एक वैलिड इनवाइस के थ्रू में कर रहा हूँ। तो एक वैलिड इनवाइस टैक्स की नज़र में क्या होगी वो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद आते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न में। सेल्स टैक्स रिटर्न एक मंथली रिपोर्ट होती है जो कि हर रजिस्टर्ड पर्सन, अब रजिस्टर्ड पर्सन में अब मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती है, पर्सन किसे कहते हैं ये भी हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों को जो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं वो हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फाइल विद दी FBR, ये एक मंथली रिपोर्ट होती है आपके सेल्स की, आपके परचेजेस की, आपके इंपोर्ट्स की, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप लोगों ने हर मंथ FBR को शो करनी होते हैं या अपने रेलिवेंट रेवेन्यू अथॉरिटी को शो करनी होती है। एक मंथली रिपोर्ट होती है जो कि हर मंथ आपने फाइल करनी होती है। अब इसकी ड्यू डेट जो आज का चल रही है वो है 15 तक आपने पेमेंट करनी है सेल्स टैक्स की, और 18 तक इसकी ड्यू डेट होती है रिटर्न की, जिसको आप लोगों ने जो है ना वो 18 तक मतलब आपने रिटर्न फाइल करनी है अपनी जिस भी जुरिस्डिक्शन में आपका रिटर्न हो, KP में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, या ICT की रिटर्न हो, FBR की रिटर्न हो, वो 15 तक उसकी सेल्स टैक्स की पेमेंट होती है और 18 तक आपने रिटर्न सबमिट करनी होती है।
नीचे आ जाते हैं तो रिपोर्ट में आप लोगों ने क्या क्या दिखाना होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो आपके सेल्स होते हैं वो दिखाने हैं, परचेजेस जो है ना वो आप लोगों को वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। या आप लोगों को जब हम रिटर्न फाइल करना सीखेंगे आप लोगों को मैं पोर्टल भी यूज़ करना सिखाऊंगा कि परचेजेस आप वहाँ से किस तरह जो है ना वो देख सकते हैं, सेल्स किस तरह से आप लोग इनवॉइसेस जो है ना वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा विद होल्डिंग के भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं उसमें, वहाँ पे रिफंड्स के भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आ रही होती हैं जो हम उसको जो है ना पोर्टल पे देखेंगे। अभी जो है ना हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स वगैरह चल रहे हैं कि थ्योरी जो है ना वो इसकी डिस्कस करें सबसे पहले, उसके बाद हम जब सारी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम आएंगे पोर्टल पे, और पोर्टल पे जो है वो एक्चुअल में आप लोगों को रिटर्न कॉल के सारी चीज़ें किस तरह क्लेम करनी है, किस तरह इनवाइसेस वहाँ पे ऐड करने हैं, किस इनवाइस को किस तरह से ट्रीट करना है, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊँगा। अभी जो है ना वो थ्योरी वाली जो है ना वो वहाँ पर स्टिक रहते हैं। तो द फाइनल टैक्स अमाउंट टू बी पेड वो आप लोगों को पोर्टल ही कैलकुलेट करके दे देगा, आपकी आउटपुट माइनस इनपुट ये कैलकुलेशन करके, मतलब आपने जितना सेल किया हुआ है उस पर टैक्स चार्ज किया है, और जो इनपुट टैक्स आपका जितना बना हुआ है, जितनी आपने परचेजेस की है उस पर अपने सेलर को जितना टैक्स पे किया है और जितना टैक्स आपने अपने कस्टमर से रिसीव किया हुआ है, आउटपुट माइनस इनपुट करके जो आपकी नेट अमाउंट बचेगी वो आपकी होगी टैक्स लाइबिलिटीज़। अब आ जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड रेट्स पे। इम्पोर्टेंट टैक्स रेट ये मैंने इसका नाम दिया हुआ है। अब जब स्टैंडर्ड रेट की बात आ रही है 18% की, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, तो आप लोगों से उस पर 18% जो है ना वो नॉर्मली यही स्टैंडर्ड रेट चार्ज हो रहा होता है। यहाँ अनलेस अनटिल कोई रिड्यूस रेट वाली चीज़ ना हो, कोई ज़्यादा उस पर रेट ना लग रहा हो, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो 18% ही है, जो कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं उस पर आप लोगों से यही रेट चार्ज हो रहे होते हैं। और इसको मैंने आपको बताया है कि इसको डील करता है FBR खुद, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत। और यहाँ से दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रेट अप्लाइड टू मोस्ट गुड्स एंड इम्पोर्ट्स गवर्न बाई द FBR। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि FBR इसको जो है ना वो गवर्न कर रहा है। इसके बाद आती है ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड वही है जिस पे 0% लग रहा होता है। अब दोनों को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, एक है एग्जेम्प्ट सप्लाईज और एक है ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड पे भी ज़ीरो टैक्स होता है और एग्जेम्प्ट पे भी ज़ीरो टैक्स होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब किस तरह अलग हैं, कौन कौन सी डिफरेंसेस है इसमें, वो भी मैंने आप लोगों को नीचे जो है ना वो बता दिया है, आपको एक टेबल बना के। तो नीचे आप लोगों को यही मैं बता रहा हूँ कि ज़ीरो रेटेड टैक्स जो है ये सेम नहीं है जिस तरह एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती हैं। ज़ीरो रेटेड का मतलब यही है कि सेल्स टैक्स उस पर 0% लग रहा होगा। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ एक्सपोर्ट्स। अब ज़ीरो रेटेड कौन सी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ज़ीरो रेटेड को जो चीज़ डील कर रही हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, इसके बाद हम उसी पे आ रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन और ये मेन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल जो सबसे बड़ी इसकी है वो एक्सपोर्ट्स हैं का, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें आ रही हैं जिस पे ज़ीरो रेट लग रहा होता है, वो भी लॉ ने हमें बताया हुआ है, वो हम लॉ से जाके ये सारी चीज़ें देखेंगे और वहाँ से समझेंगे। अब गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज़ हैव अ 0% टैक्स रेट, सो दे हैव कैन बी अ कम्पेटिटिव ग्लोबली। तो ये एक हुकूमत ने जो है ना वो इनको एक फ़ायदा दिया हुआ है कि आप जो है आपसे हम टैक्स चार्ज नहीं करते ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो मुल्क में। तो उनका मेन पर्पज़ यही है इसके पीछे, तो इस पे ज़ीरो रेट इन्होंने लगाया हुआ है। अब बिजनेस डूइंग दिस कैन स्टिल क्लेम बैक देयर इनपुट टैक्स। अब सबसे जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है एग्जेम्प्ट में और ज़ीरो रेटेड में, वो यही है कि ज़ीरो रेटेड में आपने जो भी परचेजेस की है उस पर अगले बंदे को टैक्स आपने दिया हुआ है, वो टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम किस तरह करना है, वो आपका रिफ़ंड बनेगा या फिर आपका एडजस्टमेंट बनेगा। अब रिफ़ंड किस तरह बनेगा, अगर आपका कोई और टैक्सेबल एक्टिविटी आपने नहीं की है, जस्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब आपका वो सारा का सारा रिफ़ंड में जाएगा। अब एडजस्टमेंट में किस तरह जाएगा, अगर आपने एक्सपोर्ट्स के अलावा कोई और भी सप्लाई की हुई है किसी और, या मतलब लोकली आपने कोई चीज़ सेल की हुई है, तो उस पे आपको अगर टैक्स बन रहा है 100 रुपये और आपके एक्सपोर्ट वाला बन रहा है 80, तो मतलब उसको आप जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी नेट लाइबिलिटी 20 बनेगी, जो कि आप एंड पे हुकूमत को पे कर रहे होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट आ गया उसका। अब नीचे आते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ पे। एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ वो वाले चीज़ें हैं जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ दी सेल्स टैक्स सिस्टम है। अब इस पर कोई सेल्स टैक्स जो है ना वो चार्ज नहीं हो रहा होता। अब एग्जाम्पल जो है ना वो मैंने आपको इसकी दी हुई है, इस तरह फूड आइटम्स होंगी, वेजिटेबल्स होंगी, फ्रूट्स होंगी, या मिल्क प्रिपरेशंस वगैरह, मेडिसिन, एजुकेशनल बुक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो
इसी में आ जाती हैं एग्जाम्प्ट में। और ये हम चीज़ें लॉ से भी देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये जस्ट आप लोगों को नोट्स रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी लॉ जो है ना खोलूँगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिटेल में चली जाएंगी। इसको सब चीज़ों को जो है ना वो डिटेल में इंशाल्लाह लॉ की लेक्चर में देखेंगे अगले वाले में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सेक्शन वाइज चीज़ों को लेकर चलेंगे कि हमें लॉ उस चीज़ के बारे में एक्चुअली में क्या कहता है। अब नीचे जो है ना वो कुछ की लॉ एंड सेक्शन भी दिए हुए हैं। अब लॉ जो इसको डील कर रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल्स टैक्स 1990 है, जो कि सबसे जो है ना वो ज़्यादातर सेल्स टैक्स को यही डील कर रहा होता है जो गुड्स पे लग रहा होता है। अब सर्विसेज पे जो लग रहा होता है उसके लिए जुरिस्डिक्शंस हैं मुख्तलिफ, वो भी मैंने नीचे आप लोगों को ये बताए हुए हैं, वो भी हम इसके बाद इसी पे आ रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है चार्जिंग वाला सेक्शन, जो कि सेक्शन 3 है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है कि आपने टैक्स किस तरह जो है ना वो चार्ज करना है। अब दिस इज़ द मेन चार्जिंग सेक्शन। इट ऑफिशियली मैंडेट दैट सेल्स टैक्स बी लेविड, मतलब लगाना, ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड इम्पोर्ट्स। अब सेक्शन 3 हमें कह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाईज और इम्पोर्ट्स पे आप लोगों ने टैक्स चार्ज करना है। ये सेक्शन हमें बता रहा है कि आपने टैक्स जो है ना वो सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अब सेल्स टैक्स सेक्शन 3 में आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये सेक्शन 3 मैंने आप लोगों के सामने खोला हुआ है। स्कोप ऑफ टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। एक रजिस्टर्ड बंदे ने कोई चीज़ सेल की हुई है, टैक्सेबल सप्लाईज की हुई हैं जिस पर टैक्स लगना था, ऐसी सेल्स की हुई है जिसको टैक्स लगना था, टैक्सेबल सेल्स थी उसकी, सप्लाईज को हम सेल्स मान लेते हैं बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन वो बंदा है जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, वही बंदा अपने टैक्सेबल सप्लाईज पे जो है वो यहाँ पे टैक्स लेगा। टैक्सेबल एक्टिविटी जब भी करेगा वो यहाँ पे लेगा टैक्स। और ये किस तरह बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट देयर शेल बी चार्ज्ड, लेविड एंड पेड अ टैक्स नॉन ए सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। उस वैल्यू पे जो इसने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं उस पे 18% रेट लगा के वो 18% ये आगे पे करेगा हुकूमत को एज ए सेल्स टैक्स ऑन दैट टैक्सेबल सप्लाईज, या गुड्स इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये चीज़ लिखी हुई अभी इररिलेवेंट है आप लोगों के लिए। तो टैक्स कौन कौन सी चीज़ों पे चार्ज करेगा, अगर टैक्सेबल सप्लाईज की हुई है इसने या इसने गुड्स इंपोर्ट की हुई है पाकिस्तान में, तो दोनों चीज़ों पे ये जो है ना वो टैक्स ले रहा होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ था कि सेल्स टैक्स बी लेविड ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट्स। तो ये सेक्शन 3 हमें बता रहा है कि आपने टैक्स चार्ज करना है, किस रेट से करना है, वो रेट भी हमें बताया हुआ है सेल्स टैक्स 1990 एक्ट में। सेक्शन 3 में आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है। अब सेक्शन 4 और 5 स्केजुअल और सेक्शन 13 और 6 स्केजुअल ये भी हमें कुछ चीज़ें बता रही हैं। तो आते हैं अब सेक्शन 4 पे और 5 स्केजुअल, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सेक्शन 4 ने हमें बताया हुआ है कि ज़ीरो रेटेड सप्लाईज होंगी, मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट्स, जिस पे टैक्स लग रहा होगा एट द रेट ऑफ 0%। अब 5th स्केजुअल में हमें ये चीज़ बताई हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ रही हैं जिस पे ज़ीरो रेट जो है ना वो लग रहा होगा। तो ये भी हम कल इंशाल्लाह लॉ में डिटेल के साथ देखेंगे। फिर सेक्शन 13 आ जाता है हमारे पास और 6 स्केजुअल आ जाता है। सेक्शन 13 हमें बताता है कि एक एग्जेम्प्ट गुड्स भी होंगे, जिस तरह बेसिक फूड आइटम्स होंगी, जिस तरह जो कि फ्री फ्रॉम सेल्स टैक्स हैं। तो ये स्केजुअल में हमें चीज़ें नाम के साथ बताई हुई है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ये फलाना चीज़ बेचते हैं तो उस पर आपको एग्जेम्प्ट होगा, कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह 5th स्केजुअल हमें बता रहे हैं कौन सी चीज़ें उसमें आ रही होंगी जो कि 0% पे जो है ना वो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो ये चीज़ें हमें ये वाले सेक्शंस बता रहे हैं। अब नीचे आ जाते हैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे।
मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्तलिफ जो है ना वो PRAs इसको डील कर रहे होते हैं। अब PRAs हमारे पास कौन कौन से हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के जो है ना वो बता दिए हैं नोट्स में। इस पे आ जाते हैं। रीजन हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। गुड्स नेशन वाइड, गुड्स जहाँ पे भी सेल हो रहे हो उसकी जो अथॉरिटी होगी वो मेन FBR होगी जो उसको डील कर रहा होगा। जहाँ पे भी गुड्स कोई बंदा सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, उसको डील करेगा FBR। और रेट उसका होगा स्टैंडर्ड रेट 18%। रिड्यूस रेट भी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आ सकती हैं जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम स्टैंडर्ड रेट पे चल रहे हैं। जहाँ पे भी गुड सेल होगी 18% लग रहा होगा। और डील कौन कर रहा होगा उसको? FBR डील कर रहा होगा। कौन से एक्ट के थ्रू? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। दूसरे पे आ जाते हैं प्रोविंशियल्स पे। प्रोविंशियल में पंजाब आ जाता है, सिंध आ जाता है, ICT इस्लामाबाद आ जाता है, KP आ जाता है हमारे पास। अब पंजाब में कौन सी अथॉरिटी है जो कि इसको डील कर रहा है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को? गुड्स की तो बात ही ख़त्म हो गई, वो FBR उसको डील कर रहा है स्टैंडर्ड रेट पे 18%। इसके अलावा रेट चेंज भी हो सकता है। सेल्स टैक्स 1990 एक्ट है इसका। पंजाब, सिंध, ICT और KP इसके अपने अपने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है जो कि सर्विसेज जो भी बंदा इनके प्रोविंस में जाके प्रोवाइड करेगा तो इनकी जो रेलिवेंट रेवेन्यू अथॉरिटी है वो इसको डील करेगी। जिस तरह पंजाब में PRA के नाम से अथॉरिटी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसका भी स्टैंडर्ड रेट आजकल जो है ना वो चल रहा है 16%। सिंध में अगर कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है तो उसको डील करेगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिसको SRB भी आप लोग बोल सकते हैं। और उसका जो आजकल रेट चल रहा है लेटेस्ट वो 15% चल रहा है। ICT इस्लामाबाद में अगर कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है, अगर गुड्स हो तो वो तो FBR डील कर रहा है, लेकिन अगर इस्लामाबाद में कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है तो उस पर ICT एक्ट जो है ना वो लगेगा जिसको खुद FBR डील कर रहा होगा। यहाँ पे गुड्स को भी कर रहा है नेशन वाइड, लेकिन इस्लामाबाद की सर्विसेज को भी FBR जो है वो डील कर रहा होगा। उसका रेट यहाँ पे 15% लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा KP में अगर कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है तो उसको KPRA खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी डील कर रही होगी, और जिसका आजकल जो लेटेस्ट रेट चल रहा है वो 15% है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो कि सेल्स टैक्स से पर्टेन करती हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक डेफिनेशंस भी बताई। सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज किस तरह हो रहा होता है पाकिस्तान में, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है ना वो वैल्यू एडिड टैक्स वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा होता है। आप लोगों ने इसको एज ए कंजम्पशन टैक्स जो है ना वो लेना है। कंजम्पशन टैक्स किस तरह, जो बंदा जितना जिस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, जो बंदे ने सेल की, दूसरे ने परचेज़ की, जो जिसने परचेज़ की है वो उस हिसाब से रेट देगा जिसने सेल की है, जितना उसने कंज्यूम किया हुआ, जिसमें उसने जितनी वैल्यू ऐड की है उस वैल्यू के हिसाब से वो आगे FBR को टैक्स पे कर रहा होगा। और बाकी जो उसने परचेजेस पे टैक्स पे किया है, जो इसका इनपुट टैक्स है, वो जो आगे वाले कस्टमर से, एंड कस्टमर से जो इसने चार्ज किया हुआ है वो इसका आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ये एडजस्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो इसकी लाइबिलिटी होगी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो कि ये आगे FBR को फिर पे कर रहा होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें भी और भी बता देता हूँ। अब आप लोगों ने किसी बंदे से अगर परचेजेस की हुई हैं और आप लोग देखना चाहते हैं कि ये मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से की हुई है या रजिस्टर्ड नहीं था वो, जिससे इसने जो है ना वो टैक्स चार्ज किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने फिर अपने इनपुट भी क्लेम करनी होती है उसकी, तो उसके लिए आप लोगों ने जो है ना वो IRS पे आना होता है। IRS एक पोर्टल है जिसमें आप लोग जो है ना वो गुड्स जो आप लोग की होती हैं उसकी रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न भी आप लोग यहाँ से फाइल कर सकते हैं FBR की, इनकम टैक्स रिटर्न और बाकी ज़्यादा कंप्लाइंस सारी की सारी आप लोग यहाँ से फाइल कर रहे होते हैं। CPRs वगैरह, PSIDs बनाना, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। बाकी हर एक रेवेन्यू अथॉरिटी की, जिस तरह KPRA हो गया, SRB या BRA, उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं जिनकी जो भी सेल्स टैक्स रिटर्न होगी वो उस रेलिवेंट वेबसाइट पे जाके उस अथॉरिटी के वहाँ पे फाइल हो रही होती है। अब ये IRS मेरे पास खुला है। नीचे आप लोगों ने आना है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के नाम से एक ऑप्शन, इसके बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट AJK वाली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेल्स टैक्स की भी आप लोगों को मिल जाएगी और टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी भी मिल जाएगी। आप लोगों ने टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी में आ जाना है। NTN आप लोगों ने यहाँ पे डालना है, कोई भी आप लोग यहाँ पे NTN डाल सकते हैं। NTN डाल के आप लोगों ने यहाँ पे कैप्चा जो है ना वो फिल करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास वो आ जाएगा।
कि आप लोगों ने जो है ना वो ये बंदा जिससे आपने परचेजेस की हुई है वो रजिस्टर्ड बंदा भी है या नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंडियन डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना है। मैं